ओके, वेलकम टू द सर्वरक्स केमिस्ट्री। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया है और अभी हमें स्टार्ट करना है मॉडल पे। बाकी जो फर्स्ट पार्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल्स हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो ये किन्होंने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या बोला था कि एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब कैसे कि इसको हम और क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग और वाटर मेलन मॉडल बोलते हैं। अब वाटर मेलन मतलब क्या, तरबूज। तो जिस तरह वाटर मेलन में रेड वाला पार्ट है तो उन्होंने रेड वाले पार्ट को प्रोटॉन बोला, और जिस तरह उसमें जो सीड्स होते हैं तो वो सीड्स को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा कि स्फेरिकल शेप का है और उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है अप्रॉक्स, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। अब वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अरेंजमेंट होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसी मॉडल को और क्या बोला जाता है, तो प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है, और रेजिन पुडिंग बोला जाता है, और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है ना। तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, इस तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और अंदर जो बीच में है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हाँ, तो अब थॉमसन ने क्या कहा, ठीक है। इसका जो एजम्पशन था, एजम्पशन क्या था कि उन्होंने एज्यूम किया था कि जो एटम का मास है, मास ऑफ एटम है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम पे, ठीक है। अब वो इन्होंने, क्योंकि जैसे प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्होंने यही कहा कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हाँ, अब एक और बात थॉमसन के बारे में मैं बताऊं कि थॉमसन ने डिस्कवरीज तो केमिस्ट्री में की है, बट उन्हें नोबेल प्राइज़ किस में मिला है, फिजिक्स में मिला है, वो भी 1906 में। तो आपको थॉमसन मॉडल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या था, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पर उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का लिए उन्होंने एक सोर्स लिया अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक है। और उसको गोल्ड फॉइल पे, थिन, बहुत ही पतली, वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे बोम्बार्ड करवाया मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया, ठीक है, हाई स्पीड से। हाँ, तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल ने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया तो क्या होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हुआ, ठीक है। ये जो यहाँ पे इधर जो ये जो कोटिंग आपको रिंग जैसा दिख रहा है, ये रिंग है फ्लोरोसेंट मटेरियल। मतलब जब इस पर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर होकर टकराएगा तो वो ग्लो करेगा, है ना। तो ग्लो क्यों, इसलिए ताकि उन्हें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में गया अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड टकराने के बाद में, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अल्फ़ा पार्टिकल गया गोल्ड फॉइल से टकराया और वहाँ से वो स्कैटर किया अलग अलग डायरेक्शन में। अब उनके ऑब्जर्वेशंस कुछ इस फिगर में देखो, है ना। उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि कुछ मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट निकल गए, है ना, इस तरह से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो ब्लैक वाले सेंटर पार्ट से जा रहे थे वो डेविएट हुए, ये देखो, ये जो सेंटर पार्ट से गए डेविएट हो गया, है ना। और बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो कंप्लीट पूरा रिवर्स हो गए ना, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थोड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। हम थोड़ा सा इसी ऑब्जर्वेशन को और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, है ना। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने ये रिंग लिया था, ये जो रिंग है ना, ये रिंग फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था। तो इन्होंने इसको, ये रिंग किसका बना था, जिंक सल्फाइड का बना था। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जब उस पर रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या लाइट जो भी पड़ता है तो उससे क्या होता है, वो ग्लो करता है ना। तो वो उन्होंने क्या लिया था, जिंक सल्फाइड लिया था, ठीक है। अब उनका ऑब्जर्वेशन क्या थे, ये देखो। तो उनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और क्या बोल सकते हैं कि पूरे बाउंस बैक हो गए, 180 डिग्री से पूरे पीछे मुड़ के वापस चले गए। तो अगर हम नंबर की बात करें तो 20,000 अल्फा पार्टिकल में केवल एक ही अल्फा पार्टिकल, ठीक, कंपेयर कर रहे हैं, 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा
जो कम्प्लीटली पूरी तरह से वापस पीछे की तरफ गया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हुई इसके बेस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो अब उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि ज़्यादातर स्पेस जो है एटम में खाली है, इसी कारण से अल्फा पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे चले गए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हो गए थे, सो वो मतलब वो स्पेस खाली है। ठीक है, अब कुछ अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ, तो क्या है कि बहुत कम पार्ट में, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, मतलब बहुत कम पार्ट में जो है, कम वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया है ना। क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हमें पता है, तो अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा तभी रिपल्शन होगा, तभी डिफ्लेक्शन होगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक कम वॉल्यूम में, एटम के एक कम छोटे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है जो कि अल्फा पार्टिकल को रेपल कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के बेस पर ये उन्होंने कहा कि एटम की रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस की रेडियस जो है 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, हाँ, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम के वॉल्यूम को कंपेयर किया और ये बताया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, तो अगर इसी वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो अगर देख सकते हैं कि क्रिकेट बॉल है जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस के ग्राउंड में है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं क्रिकेट बॉल है 5 किलोमीटर रेडियस का ग्राउंड। हाँ, ओके, सो अब ये कंक्लूज़न और ये जो ऑब्जर्वेशन थे इसके बेस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल में वो क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पर आता है मॉडल। उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज और मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो कंसंट्रेटेड है एक छोटे से रीजन में। पॉजिटिवली चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास, ज़्यादातर मास एटम का और पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, वहीं पर है। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास सराउंडेड है ना, और हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, अब जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। जैसे सोलर सिस्टम होता है ना कि सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस वाले में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे। ठीक है, तो मास नंबर से ये मतलब समझो कि उस एटम का मास। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, देखो किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है। हाँ, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा, जब एटम कैसा होगा, न्यूट्रल एटम होगा। ठीक है, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं छोटे छोटे से, सिंपल, बहुत इजी है ना। क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो जिस नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने उतना एटॉमिक नंबर, या फिर अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, हाँ, अब आता है मास नंबर की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियस का मास होता है ना, वही एक्चुअल में मास नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। तो जो मास होता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हम बोलते हैं मास नंबर। ओके, आपको एक क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम है तो, और मास नंबर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस पर हम अभी आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको तब और क्लियर हो जाएगा। देखो, जो कोई भी जो एटम होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है थोड़ा सा। ये जो AZX दिख रहा है आपको, हाँ, तो जो नीचे Z दिखाई पड़ रहा है वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और जो ऊपर A दिख रहा है ना, वो है मास नंबर, ठीक है। तो अब अगर नीचे की तरफ, नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट में अगर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। और अगर एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन भी 2, और क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऊपर अगर A दिया है वो मास नंबर दिया है, मतलब वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिया है, तो ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स की। आइसोबार एंड आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। जैसे प्रोटियम की अगर बात करें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, इनका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है 111, बट इनमें क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है मास, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम हो गया और मास डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको हमने बोल दिया आइसोटोप। और अगर आइसोटोप्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये 12, 13, 14 का मतलब क्या है कि उनका मास 12, 13 और 14 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, तो ये भी क्या हो गए, कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। और आइसोटोप की अगर बात करें तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इनका मास नंबर 35 और 37 है। तो ये तो हुआ हमारा आइसोटोप्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब आइसोबार क्या होता है, ठीक है, आइसोबार वो होते हैं जिनका मास सेम होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करें, दोनों कार्बन 14 जो है, ठीक है, उसका मास 14 है और नाइट्रोजन का मास भी कितना है, 14 है। तो दोनों का मास सेम हो गया, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो आपको आइसोबार और आइसोटोप क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम सिंपल से एग्जांपल करते हैं अभी जो हमने पढ़ा उसके बेस पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने दे दिया ब्रोमीन, नीचे 35 है, ऊपर 80 है, मतलब इन्होंने 35 दिया है, तो क्या है उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 35 मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 35, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 35, है ना। अब देखो प्रोटॉन 35 मेरे को पता है, और मुझे ये भी पता है कि ऊपर जो 80 दिया हुआ है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना दे दिया, 80 दे दिया। और अब मुझे प्रोटॉन तो पता है कि 35 है, तो बस मैं न्यूट्रॉन काउंट कर सकता हूँ, तो इसलिए 80 माइनस 35 किया तो मेरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इनमें इन्होंने बोला है कि एक स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन 16 है, ठीक है। हमें इसको सिंबल देना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, मतलब चार्ज आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम फिर प्रोटॉन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर देखने के लिए। तो 16 है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 16 हो गया, मतलब 16 एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर 16 कौन होता है, सल्फर होता है, तो हमने यहाँ पे सल्फर दे दिया पहले तो, ठीक है, और नीचे लिख दिया 16। अब इन्होंने बोला कि न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 है। अब 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो हमने ऊपर मास दे दिया 32। अब क्योंकि अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, कितने ज़्यादा है, 18 माइनस 16, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ क्या बोल देंगे कि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए ये सिंबल बन के है हमारा 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका कंफर्म सॉल्यूशन दूंगा, ओके। अब हम बात, अभी हमने रदरफोर्ड मॉडल इसके पहले पढ़ लिया, अब हम कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। ड्रॉबैक मतलब कि किन चीज़ों को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर उन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो किस तरह से थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज, मतलब थोड़ा सा जो गलत से लग रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स की हम बात करते हैं, ओके।
तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये सोलर सिस्टम की तरह है जो मॉडल है, कि आसपास इलेक्ट्रॉन, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है ना, तो वो क्या करती है, लगातार एनर्जी इमिट करती है। अब मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो लगातार एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा इसका मतलब क्या है कि वो लगातार पास में जाते जाएगा, किसके, प्रोटॉन के, और न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के पास में जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर गया मतलब सब कुछ कोलैप्स हो गया, सब खत्म हो गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एटम को ख़त्म हो जाना चाहिए, बट एटम तो स्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये उनका ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो रेडिएशन वाला मैंने बात बताया कि लगातार एमिशन होता है, वो किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ, और अगर हम यही बात करते हैं कि कितने टाइम में कोलैप्स हो जाना चाहिए, तो केवल 10⁻⁸ सेकेंड में उसको ख़त्म हो जाना चाहिए एटम को, ठीक है, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये उनका ड्रॉबैक था, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के आसपास, और ना ही उन्होंने ये बताया कि एनर्जीज उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी। तो आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा। अब हम जा रहे हैं बोर्स मॉडल की तरफ, ठीक है। तो बोर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए, उनके बेस पर बोर ने फिर अपना मॉडल दिया था, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट क्या क्या थे, तो पहला डेवलपमेंट जो था वो था ड्यूल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। रेडिएशन मतलब आप रेडिएशन को लाइट से कंपेयर करो, ठीक है, कि जो लाइट रे होती है या फिर कोई रे जो हुई वो रेडिएशन हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रो मतलब जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो, और मैग्नेटिक कंपोनेंट बिहेवियर भी, ठीक है, वो हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ड्यूल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ कि वो वेव की तरह भी बिहेव करे और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे। ड्यूल कैरेक्टर क्या हुआ, जो वेव की तरह भी बिहेव करे और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे, ठीक है। उन्होंने अब दूसरा डेवलपमेंट क्या आया, स्पेक्ट्रा का। स्पेक्ट्रा मतलब आप ये समझिए कि हर एटम अपना अपना अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है, अपना फिंगरप्रिंट समझ लीजिए, ठीक है। अभी उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे, बट अभी आप ये समझिए कि स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब हर एटम का अपना एक अपना फिंगरप्रिंट जो कि इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस सेक्शन को मैं फिर से शायद रिपीट कर रहा हूँ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले को। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन का वेव नेचर किस तरह से होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है। हाँ, अब ये किन्होंने दिया था, जेम्स मैक्सवेल ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था हेनरिच हर्ट्ज ने। अब उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के भी, और परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि ये साउंड वेव्स की तरह नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो मटेरियल मीडियम की उन्हें ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेस में गामा रेज होती हैं, तो वहाँ वैक्यूम होता है, फिर भी वो रेज ट्रेवल कर रही है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, कि डिफरेंट रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होता है, और उनको, और उसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। तो जब हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में उसको जमा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही एक रेडिएशन का आता है, वो होता है विजिबल लाइट। अब देखो किस तरह से होता है, गामा एक्स यूवी IMR आपको याद रखना है, फिर से पढ़ लो, गामा एक्स यूवी IMR, ये होता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमा दिया तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। इसी में विजिबल स्पेक्ट्रम भी आता है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिनोट कैसे करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम न्यू से बताते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से बताते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स होती है जिसको हम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। या फिर आप 1/, जो टाइम करते हैं उससे भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ को कैसे वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, जैसे आप बोल सकते हैं। तो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर, ठीक है। हाँ, और अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट सबको पता होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसको हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इक्वल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। ये फार्मूला आपके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के काम में आएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बाद एक और क्वांटिटी होती है, वो होती है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1/1 वेवलेंथ, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ, सो आज के लिए इतना ही। फिर जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।